बेस होते हैं। द फर्स्ट इज ये परंपरागत बेस होते हैं, जैसे हमारे दादाजी पिताजी करते आ रहे हैं, उस आधार पे हम कर सकते हैं। द सेकेंड इज वो रिलीजन एंड कास्ट बेस होते हैं। द थर्ड इज क्या वो आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं। फोर्थ इज क्या वो डेवलपमेंट पे बेस होते हैं, अगर वो किसी पार्टी जो काम की है उस बेस पे हम उसे वोट कर सकते हैं, या उसको आइडियोलॉजी बेस पे हम उसको वोट करते हैं। दैट वाज माय क्वेश्चन सर। पीछे चले जाइए, पीछे। सर मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से हूँ सर। इस यूनिवर्सिटी में एक अराजकता नहीं, बहुत सारी अराजकता है। मेरे पास सर पेपर है, 4 फरवरी को मेरा रिजल्ट आता है पीएचडी के लिए। मैं इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेता हूँ और मुझे प्रोसीजरल एरर के नाम पे ये कहा जाता है कि आपने 4 दिन पहले यानी 31 जनवरी को आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया था। जब सर मेरा 4 फरवरी को ही रिजल्ट आ रहा है तो मैं 4 दिन पहले एडमिशन कैसे ले सकता हूँ। और इस तरह से वो लोग कहते हैं कि नहीं आप 4 दिन पहले आपको एडमिशन लेना चाहिए था। मैं जब उनके पास गया वापस कहने के लिए तो उन्होंने प्रोसीजरल एरर के नाम पे 1 महीना तक उन्होंने मुझे परेशान किया और मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखा। इसका कोई यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स का एडमिशन ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में किसी प्रोफेसर का डिग्री फर्जी हुआ था, ऐसा ब्लेम उन पे लग रहा था, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो नहीं रहा है सर। पीछे की तरफ थोड़ा जाइए, पीछे की तरफ भी कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा पीछे की तरफ भी चले जाइए। हेलो सर, नमस्कार। चंपारण की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक चमकता हुआ सितारा है, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है। आप हमें यही गुजारिश है कि हम लोग आपसे जन सुराज से जुड़े क्यों, क्या उद्देश्य है। बिहार में अभी बहुत तरह के तंत्र चल रहे हैं, कभी भीड़ तंत्र, प्रजातंत्र, भाई भतीजा तंत्र। तो हमें ये चीज मानना पड़ेगा कि जैसे दिल्ली में डॉक्टर अन्ना हजारे थे, फिर उनके साथ एक केजरीवाल आए। आप पीछे से रहते हैं, अपना बात करते हैं, आप सामने आइए सर और हमें अपना उद्देश्य बताइए। बिहार में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है। एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी को अपना स्थान बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो यहाँ से फेडअप होकर के बाहर चला जाता है। बहुत सारी समस्याएं, हम समस्याएं बताने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि आप पद पर आए। पद पर आने के बाद जब आपके पास शक्ति है, ब्रह्मास्त्र हो, तब उसका प्रयोग दुश्मनों को मारने के लिए कीजिए, जो हम लोग का रास्ता खुले, हम लोग को किसी तरह की सुरक्षा मिले, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। हमें आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगा, आप आ जाएंगे, आप लोग के जैसा विचार के लोग आएंगे तो हमें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सर आपका भविष्य उज्जवल हो। हम अपना समस्याएं आपसे नहीं सुनाएंगे, समस्याएं उस समय सुनाएंगे जब आप पद पर आ जाएंगे। हमें कोशिश करेंगे कि हम अपना समस्या, तो हमारी इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जी नमस्कार सर, मैं सिद्धार्थ कुमार, इकोनॉमिक्स और आर्ट्स का स्टूडेंट। मैं सर ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, जन स्वराज पार्टी को मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि आपको आप ये राजनीतिक में आ रहे हैं या फिर हम युवा जैसे आ रहे हैं, जो आपका प्रोपेगेंडा हम उसको फॉलो करेंगे। और जैसे अभी दिल्ली में हम देखें आम आदमी पार्टी का जैसे क्या हाल हुआ है, तो वैसे आपके साथ अगर ना हो, चाहे कुछ भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, चाहे हमारा पार्टी आगे आपको आगे मिल रहा है, अगर हो कि आपके साथ सर ऐसा हो, फिर हम लोग क्या करेंगे उससे। हेलो सर,
मेरा नाम निहाल कुमार है और मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय 2016 से बनने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे 8 से 9 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जमीन का अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग क्या बनेगा? ना हम लोग को अभी तक अच्छा कैंपस मिला है, इसके लिए क्या किया जाए सर? आपसे यही जानकारी चाहिए थी मुझे। नमस्ते सर, मेरा नाम शशि शेखर है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। 2 सवाल है मेरा छोटा छोटा। एक प्रशांत जी से कि नीतीश कुमार 2005 में कहते थे जब वो सत्ता में आए कि बिहार में बैड गवर्नेंस नहीं था, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था। चूंकि पार्टी का नाम जन स्वराज है, गुड गवर्नेंस की बात है, तो आप क्या मानते हैं कि इस वक्त बिहार में एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि आप भी सर अगर चाहें तो जवाब दें, या मेरा ये सवाल डॉक्टर मंजर नसीम साहब से होगा कि सच्चर कमेटी की बातें अमूमन मीडिया में भी होती हैं, सब जगह होती है। एक कमीशन है रंगनाथ मिश्रा कमीशन, उसकी बात आमतौर पे कहीं नहीं होती है। क्या इस पर आप लोग कुछ बात करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या करेंगे? थैंक यू। आगे की तरफ भी माइक दीजिए। मैं रत्नेश आनंद, स्कूल प्रचार कृषि महिला महाविद्यालय। जन स्वराज चुनाव की राजनीति मुद्रा है, और अभी हम लोग जो देखते हैं लाभार्थी एक वोटर का बहुत बड़ा वर्ग है। आपने शिक्षा सबको सुलभ कराना, अच्छा कराना, एक बहुत बड़ा लाभार्थी का लंबा चौड़ा है। किसी पार्टिकुलर लाभार्थी के लिए आप कोई योजना रखते हैं? जैसे आंगनबाड़ी विलेज है, आशा है, रसोईया है, आदि बहुत सारे लोग हैं। तो आपका अभी देखने महिलाओं को पैसा देने पर जितने स्टेट में अनाउंसमेंट हुआ है, सब जगह मिला है। तो आपका कोई खास पर्टिकुलर लाभार्थी के लिए कुछ योजनाएं हो तो खुलासा करेंगे। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जितने राजनेता है, आईएएस सीनियर बैठे हुए रिटायर्ड पर्सन, ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरुआत होते महात्मा गांधी को आगे रखा जाता है, लेकिन आप लोग जितने भी राजनेता हैं, सारे लोग बिहार जैसे गरीब राज्य में इतना हायर सैलरी, एक्सपेंस, पेंशन फैसिलिटी जो लोग लेते हैं, तो उसको आप एक आइडिया दीजिए इसको समाप्त करने का। कि महात्मा गांधी जी बोले थे कि राजनेताओं को पेंशन कभी लेना नहीं चाहिए। अगर आपको लेना ही है बदलते परिवेश में, तो आप नॉर्मल जो हेल्थ प्रॉब्लम या बेसिक जो मोस्ट बेसिक चीज वही लीजिए। और आपसे एक है कि अगर सत्ता में आते हैं तो जो भी हमारे जो आप अगर सत्ता में आते हैं तो जितने भी टीएसपी से लेकर हमारे चपरासी तक जितने भी एम्प्लॉय है बिहार सरकार के, उनको आप प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दीजिए। अगर मान लीजिए बिहार का प्रति व्यक्ति जितना आय है उसके दुगुना या तिगुना ही सैलरी दिया जाए। इससे क्या होगा कि सरकारी कुछ लोड पड़ेगा तो उससे आम आदमी का भी प्रभावित होता है। प्राइवेट से सर 1 करोड़ भी कोई कमाता है ना, तो आम जनता दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सरकारी सैलरी ज्यादा एक्सपेंसिव होने से आम आदमी बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए सरकारी खजाने पर सब ध्यान दिया जाए और प्रति व्यक्ति आय पर सर जो उसके अनुसार ही सैलरी या पेंशन फिक्स किया जाए। सर बहुत ज्यादा पेंशन दिया जा रहा है यहाँ पे सर। आगे की तरफ प्रशांत जी, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। यहाँ बहुत सारे सवाल एक ही टॉपिक पे हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे। यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत किया है और ये प्रबुद्ध जनों की सभा है। बस एक सवाल ये है कि क्या यहाँ के प्रबुद्ध जन जो मुंह नहीं खोलते हैं, आप उनको ऐसी ऊर्जा देंगे? टेबल टॉकर्स ज्यादा लोग हैं शहर में, जिले में, किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, खास करके व्यवस्थागत कमी होती है, विशेष करके यूनिवर्सिटी के ऊपर, कि लोग मुंह खोलेंगे। प्रबुद्धों की सभा में मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसी ऊर्जा देंगे क्या कि वो इस यूनिवर्सिटी के विषय में मुंह खोलें? वो लड़का जो पीछे बोल रहा था मास्टर वाला, जिसके एडमिशन नहीं हुआ है पीएचडी में, बहुत परेशान है, रोते रोते घूम रहा है। 20 लोगों ने मुझसे भी बोला है। हम लोग बड़ी हस्ती तो है नहीं, लेकिन आप इतनी ऊर्जा दे के जाइए यहाँ
कि लोग जो हैं बेधड़क और हिम्मत करके मुंह खोलें। एमपी एमएलए जनता से होती है, जनता उन लोगों से नहीं होती है। इतने लोग बैठे हैं, 10 लोग यहाँ नहीं होंगे कि मुंह खोल के बोले वाइस चांसलर के खिलाफ या किसी प्रोफेसर के खिलाफ। कई बार तो कुटाई पिटाई भी बढ़िया से हो गई है यहाँ प्रोफेसरों की, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। महात्मा गांधी की कर्मस्थली है, बुद्धर जो आप बोलते रहते हैं कि क्या क्या लोग बोल देते हैं यहाँ पे, जब ये है बिहारी सौ भारी एक बार आप बोलते रहते हैं, अच्छी बात है, हम लोग तारीफ करते हैं। तो कम से कम यहाँ के प्रबुद्धों को आप ऊर्जा दे के जाइए, बस मेरा इतना सलाह है आपको, बस। थैंक यू वेरी। आगे की लाइन में माइक दीजिए। मैं टीसी HSB कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हूँ और एक कोचिंग चलाता हूँ, स्कूल भी चलाता हूँ, मार्शल इंटरनेशनल स्कूल। मेरा सवाल ये है कि पिछले 7-8 साल से गरीब के बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में इतना जो वेतन दिया जाता है तो क्या कारण है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। और गरीब के बच्चों को जो है CBSE स्कूल में वो लोग नाम नहीं दिखा पाते हैं और मैट्रिक में अंग्रेजी जो है हटा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो है NIT का हुआ, IIT का हुआ और नीट का एग्जाम हुआ और UPSC का एग्जाम हुआ, इस तरह से बैंक का हुआ, CGL का हुआ, उसमें बच्चे ड्यू टू इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो इतने गरीब हैं कि वो पटना दिल्ली जाकर पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या 28 राज्य में केवल बिहार में ही ऐसा क्यों किया गया है कि अंग्रेजी कंपटीशन बोर्ड से हटा दिया गया है और 10 साल 12 साल के बाद जब वो इंटर में आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और उसके कारण जो है बिहार के केवल लड़का जो है SSC GD में जा रहा है। तो क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे या आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या आप अंग्रेजी कंपल्सरी करेंगे? हम नहीं करेंगे तो बिहार के बच्चे का कोई सेहत और सूरत चेंज होने वाला नहीं है। और दूसरी एक और बात है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ब्लॉक स्तर से लेकर हर विभाग में, जैसे हम लोग जमीन का कोई काम कराने जाते हैं या रसीद कराने जाता है तो यहाँ सिंपल जो हल्का कर्मचारी है वो भी 20,000 25,000 रुपया मांग करता है। इसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है आम आदमी? दूसरी बात है कि यहाँ जो है निवेश नहीं हो रहा है, पूंजी जब निवेश नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं खुलेगा तो यहाँ के जो प्लान है वो कैसे रुकेगा, इसकी व्यवस्था की जाए। और 28 राज्य में जो 28वां पौधानपुर बिहार है यह कैसे विकसित होगा? अगला क्वेश्चन है, क्या हम जातवाद और धर्मवाद से ऊपर नहीं उठ सकते हैं? जब तक जातवाद धर्मवाद होगा हमें नहीं लगता है कि सूरत और सीरत बदलने वाला है। तो इस कोशिश किया जाए कि हम प्रबुद्ध लोग अपने स्तर से 10-10 आदमी को इस बात को समझाएं कि बिहार को अगर विकसित बनाना है तो हम MA और PhD करके, खुद हम PhD किए हैं, हमारे नाम के पहले डॉक्टर लगता है। और क्या हम जो है 9वीं फेल को धर्मवाद से जो है ऐसे ग्रसित लोगों को वोट देकर विधायक MLA MP बना देते हैं और वो लोग जो है 22% अपना जो है किसी फंड में पैसा लेकर जो है ठेकेदारी देते हैं। रोड आज बनता है, 3 महीना के बाद रोड टूट जाता है। इसके लिए जो है क्या कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए? तो बिहार हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। आप एक आशा की किरण बनकर आए हैं, एक बहुत बड़े जो है एक किरण बनकर आए हैं और जितने लोग जो दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आप एक प्रकार के जो है क्रांति लाइए जिसके कारण जो है ये तख्ता पलट जब तक नहीं होगा, एक कपड़ा भी जो है जब पुरान हो जाता है तो नया कपड़ा खरीद लेते हैं और 20 साल से एक ही व्यक्ति को जो है धो रहे हैं, जो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, जो बोलने में जो है किसी को माला पहना देते हैं और गांधी जी को जाते हैं वहां पर थपड़ी मारने लगते हैं। हम लोग शर्म से झुक जाते हैं। सर ये कैसे दूर होगा, इसके विचार कीजिएगा। धन्यवाद। अपना प्रश्न थोड़ा संक्षेप में रखिए, बहुत लोगों को सवाल करना है। सर मैं रंजीत कुमार। सर कुछ दिन पहले आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था कि 2025 में मैं सरकार बनाऊंगा। बहुत अच्छा आपने बात किया था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा पर। बहुत अच्छा लगा था कि 25 में मैं सरकार बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो हमारे कहने का मतलब है जन सुराज से जनमानस कैसे जुड़ेगा? आगे की तरफ इसके लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि जन सुराज से जनमानस कैसे जुड़ेंगे, हम कैसे जुड़ेंगे आपसे, इस बारे में आप हमें बताने की। आगे की तरफ है भाई। हेलो सर, मेरा नाम मोहित वर्मा हुआ सर। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ सर।
आप जैसे कि सुन रहे हैं सर, सबको यहाँ महात्मा गांधी का ही बात कर रहा है, क्योंकि सर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ के लिए एक धरोहर है। सर बिहार में 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और पूरे इंडिया में ये बिहार ही ऐसा स्टेट है जिसमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर। तो यहाँ पे सर आइडियोलॉजी के नाम पे सर एक ही आइडियोलॉजी का डोमिनेंस हो गया, आरएसएस और भाजपा। तो सर जैसे कि हमारी फैकल्टी है, एक ऐसे फैकल्टी में टीचर है सर 8 साल से कभी क्लास नहीं लेने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनका कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। हम लोग का क्लास 2 सेमेस्टर बीत गया है, आज तक क्लास नहीं हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग कहीं जाते हैं, कोई हम लोग का वैल्यू नहीं है। तो इससे कैसे हम लोग सर टैकल करें, हम लोग अच्छा पढ़ाई कैसे करेंगे सर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो खुल गया, लेकिन पढ़ाई तो वही बीआरए वाला हो रहा है, 3rd क्लास। तो इसका सर क्या उपाय है, हम लोग क्या करें सर? बहुत परेशानी है सर ये। 2 प्रश्न और लेंगे हम लोग, 2 प्रश्न और लेंगे, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आगे से हम लोग प्रश्न ले रहे हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा है, पत्रकार हूँ। और जनता के हाथ में जब भी चुनाव आता है तो बहुत बार सरकार बदलती है, विधायक भी बदलते हैं, सांसद भी बदलते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव पे भी मुखिया जी कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या सिस्टम में कहीं लूपहोल है? सिस्टम को बदलने की जरूरत है और खासकर त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार अगर समाप्त कर दिया जाए तो देश और बिहार का सब जनता का कल्याण हो जाएगा। इस पे आपका क्या सोच? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरभ है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, यहाँ मोतिहारी में प्रैक्टिस करता हूँ, राजा बाजार से। सब कोई अपना अपना कंप्लेंट बता रहे हैं। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि आपका सहयोग कोई नहीं कर सकता है, चाहे प्रशांत किशोर हो या कोई मोदी हो या कोई भी। जब तक आप अपना काम नहीं करते हैं, जब तक कोई सहयोग नहीं कर सकता। यहाँ जो जितने लोग मंच पे बैठे हुए हैं, सब कोई अपना अपना मेहनत करके अपना मुकाम पाए हैं। तो आप लोग सब कोई अपना अपना मेहनत कीजिए। मोतिहारी का पब्लिक जो है ना, मोतिहारी को स्वर्ग बना सकती है। किसी नेता की जरूरत नहीं है। मोतिहारी में जो डॉक्टर बैठी हुई है, डॉक्टर स्वस्ति सिन्हा बेटा, वो पूरे मोतिहारी को अकेले चला सकती है, इतना काबिलियत रखती है। तो ऐसे मोतिहारी में कम से कम 1000 लोग हैं जो पूरे मोतिहारी को चला सकते हैं। लेकिन अपना पॉकेट, अपनी जरूरत, अपने खुद से इतना मजबूत करना है कि हमको किसी के पास किसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना भ्रष्टाचार है, ये है वो है। हम लोग घूस देते हैं किसी को, तब तो घूस लेता है। अगर आज से हम लोग किसी को घूस देना बंद कर दे, हमारा काम हो ना हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो। और दूसरी बात, हम लोग पलायन की बात करते हैं। पलायन भी करें तो हम अच्छे पोस्ट के लिए करें। हम ऑल इंडिया का पास करके जो है ना, महाराष्ट्र का 1 सीट लिए, तो उसी तरह मोतिहारी करें, बिहार के सारे बच्चे पलायन करें, लेकिन ऐसे पोस्ट के लिए पलायन करें कि जहाँ दूसरे राज्य लोग कम्पीट करते हो। हम लोगों के पास सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई और एग्रीकल्चर में कोई कुछ नहीं करना चाहता है। तो पढ़ाई में हम लोग इतने अव्वल हो जाए कि पढ़ाई के बदौलत हम बिहार को जो है सबसे ऊपर राज्य में कर सके। बस इतना ही कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि लगभग हम लोग जो रिलेवेंट सवाल थे हम लोग ले चुके हैं। और एक सवाल, लास्ट सवाल लेंगे हम लोग। लास्ट सवाल। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं इसके पहले कोलकाता में एचडीएफसी बैंक में मैनेजर था। अभी फिलहाल 2019 में मैं वहां से अपने बिहार आया और मेरा घर यहीं से 20 किलोमीटर दूर कुंवरपुर पंचायत परशुरामपुर है। मैं अभी कार्यरत हूं, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मुझे दिखा मेरे गांव में रोड नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है। ये सब समस्या को देख करके, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि खुद ही हम लोग किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी नेता की जरूरत नहीं है। तो मैं इससे थोड़ा सा, मैं डॉक्टर साहब के साथ होते हुए अभी थोड़ा नहीं हूं, क्योंकि मैं इन्हीं समस्याओं को लेकर के गांव में मैं परेशान हुआ और इसको उठाना शुरू किया। मैं जो सवाल करना चाहता हूं, मैं अपने यहाँ पे कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, मेरा सवाल उनसे भी है
क्योंकि वो अपने इस कानूनी दाव पेच को हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग बैंक में काम करते हैं, हमें नहीं पता है कि ये कानूनी दाव पेच क्या होता है। हमें थोड़ा बड़ा अपने फाइनेंस के बारे में नॉलेज है। मैं एजुकेशन में मैं एमबीए हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत प्रबुद्ध हूँ। जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है सारे सेक्टर का जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हमें लगता है कि एक दूसरे को हेल्प करने की जरूरत है। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि एक दूसरे के साथ हमें सामंजस्य होकर के ही हेल्प हम कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यही है सर कि सवाल कर लीजिए। जी, मेरा सवाल यही है कि जो मैं प्रॉब्लम पहले तो बता दूं, तभी तो सवाल निकलेगा। प्रॉब्लम ही तो मैं बताना चाहता हूं। मेरा प्रॉब्लम ये था कि गांव में बहुत सारा ये समस्या था, और इसके लिए जब मैं लेकर के चला तो मेरे ऊपर केस लाद दिया गया, मेरे ऊपर केस कर दिया गया। तो ये दबाने के लिए होता है। मुझे ये अनुभव हुआ कि आप जो भी समस्या बता रहे हैं, ये सारे समस्याओं के समाधान के लिए जब आप आगे आते हैं तो आपको दबाया जाता है। मेरी पंचायत से पी सर हैं, मेरे चाचा जी लगते हैं, इनसे आप अब मैं जो भी समस्या बता रहा हूँ, ये समस्या के बारे में इनको पता है। और जब भी आप आगे आते हैं तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी सर जब आगे आए हैं तो इनके ऊपर भी बहुत सारा केस और बहुत सारा फाइल खुला होगा। तो इसको कैसे किया, इसका निदान एक व्यक्ति जो आगे आना चाहता है और उसको दबा दिया जाता है, और तो वो कैसे करे, इसको आगे लेकर के कैसे चले, अपने एरिया के समस्या को कैसे वो उठाए, यही मेरा सवाल है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक आगे की तरफ दे दीजिए, माइक आगे की तरफ। मेरे पास आइए माइक। लास्ट सवाल हम लोग ले रहे हैं, माइक लगे। लास्ट सवाल है, वक्त काफी हो चुका है, काफी लोग बैठे हुए हैं वक्ता के रूप में। प्रसाद जी, मेरा नाम सानू पांडे है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। सरकारें आती है लेकिन शिक्षा की बहुत सारी बातें होती है, खासकर बिहार में। सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए प्रशांत किशोर के संविधान को देखते हुए काम करेंगे, क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक जो 2009 में पारित हुआ था, उसमें ये दर्शाया गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, और जो विकलांग बच्चे हैं उनको 18 साल तक प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ 6 से 14 साल तक के जो बच्चे 25% होंगे स्कूल में, अगर 100 एडमिशन होता है उसमें से 25 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन बिहार के किसी भी प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, फी वसूला जाता है, एडमिशन चार्जेस वसूले जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर उस पर लगाम लगाएंगे? यही सवाल है। सवाल लगभग हम लोग ले चुके हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बीच डॉक्टर ज्योति झा हैं, जो कि होस्ट कर रहे हैं इस सभा की, और सीएमजे इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है। मैं उनसे चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें। शुभ संध्या। बिहार के मोतिहारी के इस पावन जमीन पे जन स्वराज के सूत्रधार प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मंचासीन जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जो भी इस सभागार में मौजूद हैं उनका मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया। बहुत कुछ इनके बारे में हर कोई जानते हैं, YouTube पे भरा हुआ है। बस इतना ही हमें कहना है कि दुष्यंत की एक लाइन हमें याद आती है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। ये बिल्कुल इन पे चरितार्थ होता है और इसके बिल्कुल ही ये करीब है। धन्यवाद। हमारे बीच बरखा समाजवादी नेता और सुभाष कुशवाहा जी हैं। बेतिया राज की जमीन से संबंधित जो सवाल था आपका, और मैं चाहूंगा कि सुभाष जी उस सवाल का जवाब देंगे। माननीय जन स्वराज के नेता माननीय प्रशांत किशोर जी,
सम्मानित मंच, जहां तक बेतिया राज्य के संबंध में सवाल किया गया है, यह चंपारण के लिए एक बड़ी समस्या है। 1888 से पहले राजा हरेंद्र किशोर जी के पिताजी 85 लाख रुपया इंडो प्लांटर कंपनी से कर्ज लिए थे। वो कर्ज की अदायगी नहीं करने के एवज में राजा का 1,15,253 एकड़ जमीन था, उसमें से 1 लाख एकड़ जमीन नीलाम हो गया था। नीलामी के बाद 15,253 एकड़ जो जमीन बच गया था, तब तक राजा हरेंद्र किशोर जी की 1893 में देहांत हो गई। उनकी पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर की भी देहांत 1895 में हो गई। दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर जी अयोग्य घोषित हो गए, तो रेस्ट प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जवाबदेही पर दे दिया गया 15,253 एकड़। सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के समाप्ति के बाद रजिस्टर 1 तैयार हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो 1 लाख एकड़ जमीन थी, 1919 से लेकर 1946, 1946 से पहले चंपारण के किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रचार प्रसार करके, चंपारण के किसान नहीं ले रहे थे, बगल के जिला सारण, आपको मुजफ्फरपुर जिले के लोगों को बुला करके जमीन दिया गया। तो 1 लाख एकड़ जमीन बंदोबस्त किया गया, बेचा गया, जागीर दिया गया। इन प्रकार जमीन सेटल हुआ कई प्रकार से, और जमाबंदी कायम हो गई। शांतिपूर्वक दखल कब्जा में आ रहा था। देश आजाद हुआ। आजाद भारत में जब संविधान बना 1950 में, आम चुनाव हो गया, 52 में बुझारत कानून आया, फिर करेक्शन खतियान ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में भी बना था, फिर करेक्शन खतियान बना, और 1956 में श्री कृष्ण बाबू रजिस्टर 2 में उनके देख रेख में 1956 में दर्ज हुआ, और हम चंपारण के किसान रैयत घोषित हो गए। रेस्ट जो जमीन 15,000 बच गया था बेतिया राज की, उस पर उनके वारिस लोग केस किया, हारा मुकदमा, लंबी विषय है। लेकिन जब रानी 1954 में मर जाती है, दूसरी पत्नी जानकी कुंवर, वह प्रॉपर्टी 2 महीना पहले लेटेस्ट विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बिल पास किया कि अब बिहार सरकार की प्रॉपर्टी घोषित हो गई। 1 लाख एकड़ नीतीश जी को रोकने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन यह नीतीश जी की सरकार, हम लोगों को बेवजह तबाह किया गया है। 1,15,000 एकड़ को जमीन की दाखिल खारिज खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया, जबकि उनको 15,000 पर रोकने का राइट है। लेकिन 15,000 में भी आप जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय एक कानून बना कि 30 वर्ष तक जिस जमीन का जोत आबाद नहीं करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो एक कानून बनाया गया, यह जमीन किसानों को दे दी जाए। जितनी भी गर्मजरवा और माली गर्मजरवा देश के अंदर था, सभी मुख्यमंत्री को आदेश गया कि ये गर्मजरवा हो या माली गर्मजरवा हो, किसानों को बंदोबस्त कर दिया जाए। 1965 से लेकर बाद में बड़े पैमाने पर चंपारण के कई अंचलों में हम लोग जाते हैं, तो 70, 71, 72 में बड़े पैमाने पर वह किसानों को भूमिगत पर्चा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कानून बना कि यदि 30 वर्ष दखल कब्जा हो जाता है तो उसको बजाबते रैयत घोषित कर दिया जाएगा, एडवांस पोजीशन कहता है। तो आप मुख्यमंत्री नीतीश जी 55 साल हो गया, आप कौन होते हमारे जाओ मंदी को रद्द करने वाले? देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 55 वर्ष अगर किसी की रसीद कट गया है तो अभी आप नहीं खाली कर सकते हैं। एडवांस पोजीशन 30 साल कहता है। मकान के नाम पर एडवांस पोजीशन कहता है 12 साल यदि किसी के मकान बन गया है तो उसकी आप जमाबंदी घोषित करेंगे। यह लड़ाई जब मैं नेता प्रशांत किशोर जी के लेके गया, चंपारण के हर ब्लॉकों में मैं धरने पर बैठा हूँ। आपको 2014 से आप सबको याद होगा, उस बातों को लेकर मैं अखिलेश सिंह जी की, अब यह कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, तो मेरे नाम पर हमारे लोगों को बाहर किया गया कि उनसे लड़ाई होगा। उसके बाद में तेजस्वी यादव किया, मैं गया, 4 दिन में बैठे रहा, उनके लोग कहा आपको दिलवा दिया जाएगा। बेतिया राज की जमीन जब विधानसभा में प्रस्ताव आया, ये जायसवाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
पार्टी में तुरंत। तो ये नहीं आया, तब नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा आप आगे बढ़िए, हम लोग लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए हमको बिहार का संयोजक बनाया गया है। निश्चित रूप से जो आपकी कष्ट है, ये चंपारण के लोगों का कष्ट है, मैं नेता को भी अवगत करना चाहता हूँ। और इसी आशा और भरोसा के साथ कि हमारे नेता ने जो आश्वस्त किया है हमको, ये लड़ाई जो बेतियाराज और गरमजोर और मालिक गरमजोरवा खाते की जमीन का जो परेशानियां है, ये जन सुराज लड़ेगी। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अपनी बात को सुनाओ। यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया था, तो मैं भी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो हमारे भी लगभग वही सवाल थे जो आपके हैं। अमित जी हैं, एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उस सवाल को एड्रेस करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार, छोटे लोगों को प्यार। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही पॉप एंड शो के साथ दो बना, एक तो साउथ बिहार के लिए बना गया में और एक हमारे यहाँ बना। आज स्थिति ये है कि साउथ बिहार का प्रॉपर कैंपस है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। हमारे यहाँ की स्थिति आप सभी को पता है और इस मुद्दे पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बहुत अच्छा लगा, मोहित से मेरी बात हुई है पहले, और अभी राजेश्वर जी भी एक बात उठाए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है उस पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। राजेश्वर जी ने एक बात कही कि क्या आप लोगों में ऊर्जा भरेंगे, तो ये चंपारण है, चंपारण के लोगों में वैसे ही ऊर्जा है, ठीक है। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, संडे को आप लोग मुझसे मिलिए। मैं यही रहता हूँ मोतिहारी में, और PIL के माध्यम से मैंने मोती झील का रूपरेखा बदला है। आगे और भी बहुत सारी लड़ाई चल रही है मेरी, तो आप लोग आइए, मुझसे मिलिए, हम लोग मिलजुल के बैठ के एक एक इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। बिना लड़ाई किए हुए ये मसला नहीं सल्टेगा। 2016 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना तो दिया गया है, ना इसे जमीन अधिग्रहण हो रहा है, ना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की यहाँ पढ़ाई हो रही है। तो किस लिए बनाया भैया? अंडर ग्रेजुएट कोर्स पूरे इंडिया में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लाभ चंपारण के लोगों को, पश्चिम चंपारण, शिवहर, आसपास के गांव के लोगों को मिलना चाहिए था। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अगर यहाँ पढ़ाई होगी तो वो अपने घर से जाके और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कायदे से पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति का अखाड़ा बन गया है, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। और मैं इस मंच से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप हमसे मिले, जिस तरह से हो सकेगा लीगल वे में, तरीके से सत्याग्रह करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उसका अपना रुतबा दिलवाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि जो सवाल थे आपके, बाकी के जो सवाल है आप इनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर जी को मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं। लोग मुझे बताया गया कि आज बड़ा लगन है, सबको शादी उदी भी अटेंड करना होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि आज आपके यहाँ कोई दोस्त मित्र के यहाँ शादी नहीं है, या अगर है तो 1 घंटा के बाद यहाँ से भाग कर जाइएगा, तो पहले न्योता पूरा कराए होंगे। किसी ने कहा कि जन सुराज जनमानस से कैसे जुड़ेगा। भाई साहब का सवाल है। एक शिक्षक महोदय ने भी बताया कि बहुत दिन से आपकी बात सुन रहे हैं, सोचे थे कि जब जनवरी में खत्म होगा तो उसके बाद पूरी शक्ति इसमें लगाएंगे, तो कैसे इससे जुड़े। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लिखा हुआ प्रबुद्ध है, तो प्रबुद्ध तो कौन है नहीं है सब्जेक्टिव विषय है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति तो आप लोग सब हैं, बहुत अपनी समस्या भी गिनवा रहे हैं। आप लोग प्रबुद्ध हैं। 2 साल से 2.5 साल हो गए मुझे बिहार में इस अभियान को चलाते हुए। अकेले आपके जिले में 57 दिन हम पैदल चले, 57 डेज, गांव गांव यहाँ गए। लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप के तौर पे मत लीजिएगा, यहाँ के लोग इतने अपने जीवन में मग्न हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम 57 दिन यहाँ रहकर गांव गांव में ऐसा कोई सवाल अभी तक आपने नहीं पूछा है जिसका जवाब नहीं दिया। मान लीजिए कि जब पैदल चले तो आपको नहीं समझ में आया, या आप कहीं व्यस्त थे, या आपको उस समय भरोसा नहीं था, लेकिन भाई आप YouTube तो रोज देखते हैं,
क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सिनेमा देखते हैं, समाचार देखते हैं, रोज देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ शिक्षा के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ पलायन के लिए, बिहार के लिए, रोज बता रहा हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं न कहीं तो भाई आपको भी आईने में शक्ल देखने की जरूरत है। आप लोग बता रहे हैं कि चंपारण में कितने तरह की समस्या है, पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं उनकी भी समस्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा उम्र दराज हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, वो लोग भी अपनी समस्या बता रहे हैं। अब हमारे ओर से एक सवाल जरा है, वो बताइए कि आपके यहाँ सांसद महोदय कितने साल से चुनाव जीत रहे हैं? कितने बार से सांसद महोदय चुनाव जीत रहे हैं? 7 बार से। तो अब जहां तक हमारी अंतिम यादाश्त अगर मेरा साथ दे रही है, तो अभी चंपारण में पंजाब के लोग, तमिलनाडु के लोग को आकर वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो आप इतना समस्या से परेशान भी हैं और 35 साल से उसी आदमी को वोट देकर जिता भी रहे हैं। दोनों बात कैसे हो रहा है? दोनों बात कैसे हो रहा है? अभी आ रहे हैं, विकल्प नहीं है उसमें। अरे आप पहली बार थोड़े ना हमको ये बताए, 2 बरस से हम यही सुन रहे हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई कैसे सुधारिएगा, मेरा जीवन कैसे सुधरेगा, बड़ा पलायन है। फिर पूछते हैं भाई तुम्हारा विधायक कितने बार से जीत रहा है? 4 बार से। सांसद कितना बार से जीत रहा है? कहता भैया 3 बार से। अभी वाले सांसद, इससे पहले इनके बाबूजी थे। तो मेरे भाई सब कुछ गलत है। आप व्यवस्था की सारी शिकायतों को साझा कर रहे हैं, तो फिर वही आदमी चुनकर आ कैसे रहा? वो चुनकर इसलिए आ रहा है कि आप 5 वर्ष बैठकर विशुद्ध तौर पर भोजपुरी में बकैती करते हैं, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन ये सारी समझदारी ताखा पर चली जाती है, और वहां पर जाकर दिखता है अपना जात, वहां पर दिखता है हिंदू मुसलमान, वहां पर दिखता है अयोध्या का मंदिर, वहां पर दिखता है लालू का डर, और अगर मुसलमान है तो वहां पर दिखता है भाजपा को कैसे हराने की रणनीति बनेगी। तो बेकार का काहे अपने को प्रबुद्ध बता रहे हैं कि भैया पढ़ाई कैसे सुधरेगा? पढ़ाई पर अंतिम बार कब वोट दिए थे? 2.5 बरस से 5000 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए हैं। आज भी कल्याणपुर में कहीं से सभा करके आ रहे हैं। कोई बात हम सभा में बोले या ना बोले, एक सवाल जरूर पूछते हैं हर सभा में कि भाई बताओ कि कुछ हो या न हो, बिहार में पढ़ाई और रोजगार तुम्हारे बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भैया आपसे पूछे नहीं, बताइए नहीं, बहुत कुछ चिल्लाता है। 100% लोग कहते हैं ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। उसको ये नहीं पता है कि अगला सवाल क्या आने वाला, जिसे पीछे से चिल्लाया है। फिर हम पूछते अच्छा अपना बच्चा के सर पर हाथ रखो और बताओ कि तुमने अपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, वीडियो देख लीजिएगा। 5000 मीटिंग में आज तक एक भी आदमी बिहार का नहीं मिला जिसने कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। और बिना आपसे पूछे दावा कर रहे हैं कि इस सभा में बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो मिलेगा कैसे? काहे के लिए झूठो लंबा फेंक रहे हैं? अरे गांव का आदमी तो चलिए कम से कम वोट देने जा रहा है, शहर का आदमी तो वोटों नहीं देने जा रहा है। आप क्यों इतना लंबा भाषण दे रहे हैं? ये आपको अधिकार नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं है। हमारा आप पर सब्जेक्टिव आकलन नहीं है कि आप वोट देने नहीं जाते। बिहार में औसतन राष्ट्रीय औसत से 10% कम वोट पड़ता है, और शहरों में 40% 45% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता है। और शहरों में भी अगर गरीब को हटा दीजिए, जो गली मोहल्ले में छोटे गलियों में लोग रह रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो यहाँ का जो मिडिल क्लास है बिहार के स्टैंडर्ड से, वो तो 10-20% आदमी भी वोट देने नहीं जाता है। आप कह रहे हैं सुधार कैसे होगा? कैसे सुधार होगा? नहीं होगा सुधार। क्यों होना चाहिए सुधार? जब आपको अपनी स्थिति से कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर दिक्कत है तो आपके मन में है, आप सोच रहे हैं कोई आए सुधार दे
और फिर आपसे सलाह लेकर सुधार दे। शिक्षा कैसे सुधरेगी? ये आपसे सलाह ले और सुधार दे, फिर आपका जीवन सुधर जाए। ऐसा नहीं हो सकता और ना कभी आगे होगा। आपने कहा विकल्प नहीं। भाई यहीं पर 2014 में मोदी जी इसी मोतिहारी में आए थे, भाषण दिए थे। हमने ही लिखा होगा वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके यहाँ चीनी मिल से बने हुए चीनी से चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। तो चंपारण में घूम के हम कहे तो लोग कहे भैया आप ही दोषी हैं। हमने बात तो ठीक है भाई, दोषी तो हम ही हैं, चीनी मिल तो अभी तक चालू हुआ नहीं। लेकिन 14 में तो हम दोषी थे, फिर 15 में काहे वोट दिए, फिर 19 में किसने आपसे वोट दिलवा दिया, फिर आपको 20 में किसने दिलवा दिया, 21 में किसने वोट आपसे दिलवा दिया। जिस चीनी मिल का भाषण सुनकर आप ठगे गए थे, अपने आप को ठगा हुआ बता रहे हैं, उस चीनी मिल की एक एक धूर जमीन बेच दी गई। खरीदने वाले कौन है, बेचने वाले कौन है, वो भी आप लोग को बढ़िया से जानते हैं। और वोट जाकर आप उन्हीं लोगों को फिर से देते हैं और कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। गांव में हम जाते हैं तो सबसे पहले जो कहता है कि भैया मुखिया जी बहुत चोरी कर रहा है, यहाँ पर राशन कार्ड में 2000 रुपया घूस लग रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, जमीन के दाखिल खारिज में लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। तो आप बताइए, मुखिया का चुनाव हुआ, आपके यहाँ वार्ड का हुआ होगा, शायद ही कोई आदमी है बिहार में जिसने जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर 2 पाउच पीकर वोट नहीं दिया। तो भाई तुम 500 रुपया लेके वोट दोगे तो तुम्हारा मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। इतना जब आपको नहीं बुझा रहा तो काहे के लिए प्रभु अपने आप को बता रहे हैं। अगर आप 1000 रुपया लेकर वोट देते हैं, जाति के नाम पर जाकर वोट देते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं कि मोतिहारी में काम नहीं हो रहा है? ये सुधरने वाला नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर 1 आ जाए कि 10 आ जाए, ये नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं। आपने कहा विकल्प नहीं है, भैया ईवीएम पर नोटा तो है, ईवीएम पर नोटा तो है। अगर आपने नोटा का बटन दबाया होता तो कानून कहता है कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा तो फिर से चुनाव होगा। आपने दबाया नोटा पर, आप तो सोच रहे हैं भैया नोटा पर देंगे तो वोट बर्बाद होगा, तो उससे अच्छा चोरे को दे दो। किसी ने पूछा मेरे से अभी कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, तो अगर उनके साथ धोखा हुआ तो आप पर कैसे भरोसा करें। तो हम ऐसे ही लोगों के लिए एक उदाहरण देते हैं कि आप मान लीजिए बीमार हैं, कोई दवा खा रहे हैं, दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा भाई बीमारी लाइलाज है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, ये दवा बेकार है, इस रोग का कोई दवा नहीं। फिर अचानक से डॉक्टर साहब ने एक दिन आपको बुलाया, कहा भैया एक नई दवा आई है, उसमें संभावना है 20% शायद आपको फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन 20% संभावना है आपको, आप ठीक भी हो सकते हैं। तो आप बताइए कि जो दवा पहले से काम नहीं कर रही थी उसको ट्राई कीजिएगा कि नया वाला कीजिएगा। तो भाई भाजपा है, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, वो एक्सपायर्ड दवा है, इसको आप जांच लिए, परख लिए, देख लिए, जान गए कि इससे कोई फायदा नहीं है। अब जन सुराज आया है जिससे फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, लेकिन 10% भी संभावना अगर है तो कम से कम ट्राई तो कर लो भाई। लेकिन बिहार के आदमी को तो ट्राई करना नहीं है। जो दक्षिण के राज्य हैं इस देश में सबसे आगे, जो अभी पिछले 10 वर्षों में राज्य गए, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नाउ दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इकोनॉमी। किसी जमाने में 1950 के दशक में तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज तमिलनाडु का वार्षिक बजट है 7.5 लाख करोड़, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। इन राज्यों में आज तक 78 साल में कोई भी आदमी 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना। इतना विकास के बावजूद वहां पर 10 वर्ष से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और हम लोग को 35 वर्ष से कम में कोई दूसरे की ओर देखने का
मन ही नहीं होता। 30-35 वर्ष से लालू नीतीश हैं, आपके सांसद हैं, ऊपर मोदी जी हैं, एक बार वोट दे दिए, काहे कष्ट करेंगे? अब चलने दीजिए उन्हीं को। अरे भाई, रोटी को भी नहीं पलटोगे तो वो भी जल जाएगा। लोकतंत्र है। जन स्वराज आपको ठगेगा। आप पहले तय कीजिए कि 5 वर्ष पर चुनाव होता है, 5 वर्ष में ठगेगा, 6वें वर्ष मार के भगाइए। आप तो 35 वर्ष से ठगा रहे हैं। 35 वर्ष से आपको नेता नहीं ठग रहे, आप स्वयं से ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हुए। नेताजी न ठगे हैं आपको। अगर नेता ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार जान जाते, दूसरा बार ठगता, तीसरा बार जान जाते। बताइए कोई मोतिहारी में दुकान, कोई डॉक्टर, कोई वकील जो ठगा हो और 35 वर्ष से उसका प्रैक्टिस चल रहा हो, दुकान चल रहा हो, तुरंत हल्ला हो जाता है, भैया बड़ा ठग है, तुरंत उसका दुकान बंद। लेकिन नेताओं का दुकान बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव के दिन सिर्फ 4 ही बात लोगों को समझ में आती है। पहली बात, हमारी जाति क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। ये मत समझिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वही ये सोच रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जातिवादी है, खोज रहा है कौन अपना जात का इस बार खड़ा है। कुछ चोर हो, बदमाश हो, लूटा हो, उसी को वोट दीजिएगा जो आपके जाति का है, जो जाति से बच गया। ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, ये भी लोगों का भ्रम है। अगर हर आदमी जाति पर ही वोट देता तो आप बताइए, यहाँ बैठे हुए जो 7 बार से आप लोग महारथी सांसद को चुने हैं, मोदी जी के जाति के कितने लोग यहाँ बैठे हैं भाई? मोदी जी के जाति का यहाँ कौन बैठा है? एक भी आदमी नहीं, लेकिन सबने वोट दिया है। तो जो जाति से बचा है वो हिंदू मुसलमान धर्म में फंसा है। मंदिर बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मोतिहारी में नाला चाहे बह रहा हो, पाकिस्तान को सबक हम लोग सिखा दें। यहाँ से बैठे बैठे पुलवामा में दिख रहा है, अरे बाप, चाइना को मोदी चाहिए तब न चाइना सुधरेगा। अरे भैया, एक दिन मोतिहारी भी सुधार लो। तो चाइना सुधारने गए हैं तो चाइना को सुधारा जा रहा है। मोतिहारी की चिंता छोड़ दीजिए। तो जात से बचे तो धर्म में फंसे, दोनों से बच गए। तो बिहार में एक वर्ग है जो कहता है, जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है, कहता है बाप रे बाप, अरे कुछ कह लो रे भाई, कितनों खराब है, कितनों कुटा रहे हैं, उससे तो अच्छे हैं। 6 बजता था तो आदमी भागता था, अपहरण होता था। तो 5 वर्ष जिस सांसद को, विधायक को आप गाली देते हैं, चुनाव के समय कहते हैं भाई देखो लालू ना आना चाहिए, चलो इसी को दो किसी भी तरह से, फिर जाकर उसी का बटन दबाते हैं। चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है भाई, मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल मुसलमान है। लेकिन वो कहता है भाई भाजपा को तो हम वोट दे नहीं सकते, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बचा कौन? बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान कहता भैया हमको रिस्क नहीं लेना है, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेन है, इसी में किरासन तेल बल कर डालेंगे। आप लोग ईमानदारी से सब प्रबुद्ध लोग बताइए, इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अब ऐसे पूरी हिला रहे हैं, अरे दिए हैं कि नहीं दिए? अरे आ रहे लाभार्थी, पका है, अरे आ रहे हैं मेरे भाई। 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं पहले बताइए। जितना सवाल पूछे कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं, सबका जवाब देंगे। जितने चुनाव के दिन बहुतायत लोग इसी 4 मुद्दे पर वोट दिए, तो फिर क्यों लंबा लंबा गा रहे हैं? पढ़ाई चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। अरे भैया आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए। बात समझिए। अब आ रहे लाभार्थी पर ही आ रहे थे, आप घबराने लगे। तो लालू नीतीश ने यहाँ 35 साल से सामाजिक न्याय के नाम पर जाति का ऐसा राग बिछाया है कि जात जात जात, मेरा जात, तुम्हारा जात, अगड़ा जात, पिछड़ा जात, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कानू, महाकानू, अरे इतना बहुत भाग में बांट दिया, उसी में सारा लोग अजुराया। मोदी जी आए तो क्या इसका तोड़ तो निकालना होगा, तो उन्होंने तोड़ निकाला लाभार्थी वाला। कहा जात को तोड़ना है तो भात खिलाओ,
तो जितना बिहार में आदमी है बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन 5 किलो में 1 किलो तो चोरी कर रहा है, 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है और उसी नाम पर लोग वोट दिए जा रहे हैं। तो भाई जब जात और भात पर वोट दोगे तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? जात के लिए वोट दिए हैं तो जाति का चर्चा और जाति का जनगणना घरे घर हो रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बन गया। भात के खाने के लिए वोट दिए तो 4 किलो, कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। इवन नीतीश कुमार को बिजली के लिए हम लोग वोट दिए तो देखिए इसी बिहार में 10-10 दिन बिजली नहीं रहता था। बिजली का बिल गलत चाहे सही 2000 आए 6000 आए, घरे घर बिजली आया है। आपने हमने सिलेंडर के लिए वोट दिया मोदी जी को तो 800 सिलेंडर का दाम हो चाहे 1200, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि गुजरात में मोदी जी ने बहुत विकास किया है, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पूरा पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे पहले पंजाब हरियाणा जाते थे मजदूरी करने, अब गुजरात में और तमिलनाडु में जा रहे हैं। किस बात पर आपने वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आपने जात पर वोट दिया, जात आपको मिला है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर आपको मिला है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली मिली है। इवन लालू जी के राज में लोगों ने वोट दिया कि लालू जी ने गरीब को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के राज में और कुछ हो या न हो, गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है। मोदी के गुजरात के विकास के लिए वोट दिए, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन बिहार में किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, ना लालू को, ना नीतीश को, ना मोदी को, ना कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ के लोगों को सबकी चिंता है, अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार की चिंता नहीं। हम पैदल चलते हैं गांव में, लोग मिला कहता है भैया आप तो बहुत देश दुनिया देखे हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ये बताइए कि इजराइल और गाजा वाला लड़ाई कब खत्म होगा? हम देखे तो घबरा गए, अरे ये कौन आदमी है भाई? इसी पूर्वी चंपारण में एक सज्जन, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, लुंगी और हम लोग चलते तो पहले दिन भर तो चाय पीने खाने के लिए रुकते हैं, चाय पीने के लिए रुकते हैं गांव में। तो एक सज्जन आया, बहुत सीरियसली पूछा ये बताइए कि गाजा और इजराइल में लड़ाई कैसे खत्म होगा? गजब है भाई, गजब है कि भाई समाजवाद में और राष्ट्रवाद में भैया आपका क्या सोच है? लोगों में यहाँ पर बड़ी गहरी चिंतन है, जरूरत से ज्यादा भी है। यूक्रेन का चिंता है, चाइना का चिंता है, गाजा का चिंता है, अपने घर में लड़का बेरोजगार बैठा है इसका चिंता नहीं, अपने घर में लड़के को रोजगार कैसे मिलेगा इसका चिंता नहीं। इसीलिए ये दुर्दशा है और ये दुर्दशा सुधरेगी तब जब आप अपनी समस्याओं के लिए चिंतित होइएगा। अमेरिका में लोग अपनी समस्या के लिए चिंतित है, मोतिहारी के लिए नहीं चिंतित है। चाइना में लोग अपनी चिंता में फंसे हुए हैं कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो क्या होगा, लेकिन मोतिहारी के लोग, भागलपुर के लोग, पटना के लोग इस चिंता में है कि चाइना का क्या होगा। ट्रंप जो आया है इस बार ये सबक सिखा देगा चाइना को। चर्चा चल रहा है घरे घर, घर घर चर्चा चल रहा है कि ट्रंप आया है भैया, इसका क्या असर होगा चाइना पर। हम लोग की ये ताकत भी है, ये कमजोरी भी है। जो मिट्टी है, जैसे गुजरात में लोगों को जन्म के साथ ही बिजनेस की, धंधे की समझ है, वैसे यूपी बिहार में लोगों को राजनीति की समझ है। हम लोग सुबह उठते हैं और रात तक और कुछ नहीं करते, खाली यही गलचौड़ करते हैं, बैठ के राजनीति बतियाते हैं। बिहार के किसी गांव में जाइए, 5 गो लड़कों को बैठाइए, आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का सब राजनीति बता देगा। अरे मोदी को छोड़िए, चर्चा ये है भाई मोदी के बाद कौन होगा ये बताइए। मामूली टेंशन है यहाँ के लोगों को, भाई मोदी के बाद कौन भाजपा संभालेगा, योगी का भैया कुछ होगा कि नहीं होगा। बाप रे बाप, अपना परीक्षा नहीं पास किए, घर के खाने का जुगाड़ नहीं है, चिंता है कि योगी आएंगे कि शाह आएंगे। भैया कैसे काउंटर होगा? योगी के अलावा भी कोई आ सकता है क्या? यहाँ पर लोगों को की चिंता बड़ी बड़ी है। तो मेरा आग्रह है कि थोड़ी चिंता को हम लोग छोटी छोटी कर ले, छोटी चिंता करें। वो चिंता अपने बच्चों की करें, उसके पढ़ाई की, रोजगार की करें, तभी सुधार होगा, नहीं तो सुधार होने वाला नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लड़के खड़ा होके बोल रहे हैं, और यहाँ सेंट्रल में कौन सरकार में है भैया?
सेंटर में कौन सरकार में है? भाजपा है कि कौन है? और यहाँ पर आपके सांसद महोदय कौन है? वो भी बीजेपी के हैं। तो पिछली बार हम तो वोट आकर दिए नहीं थे, और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समस्या अभी कल शुरू हुई नहीं है। तो गलत बोइएगा तो गलत ही काटिएगा। विकल्प का रोना मत रोइए, और ये भी मत कहिए कि सुधार नहीं हो सकता है। आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ही ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने एक बात कही है, हम अक्सर अपनी हर सभा में कहते हैं, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में शामिल हो जाए। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब है कि मानसिक तौर पर आपकी चेतना राजनीति के प्रति, समाज के प्रति मरनी नहीं चाहिए। आपकी चेतना मरी तो नहीं है, लेकिन दब जरूर गई है। किसी को चिंता नहीं है कि कैसे सुधरेगा। लोग, हम यहाँ कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, विकल्प की बात कर रहे हैं, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप और हम अपने घर में बैठ के कहते हैं अरे ना चलेंगे बिहार में ना चली हम, नहीं चली हम बिहार में। इनका कोई पूछी, बढ़िया आदमी खड़ा होता है तो आदमी हंसता है। अरे मेरे भाई, जब एक अच्छे आदमी को आप हराते हैं या वोट नहीं देते हैं, लोग कहता है हम वोट काहे बर्बाद करें, इनको दे भी देंगे तो जीत के क्या कर लेंगे। मेरे भाई, जब एक अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं, वो जब हारता है तो समाज के 100 अच्छे आदमी का हिम्मत टूटता है। वो राजनीति में नहीं आना चाहता, वो राजनीति में नहीं आना चाहता है, क्योंकि आदमी कहता है हम ही को देख के क्या कह रहा है, कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, अब आए हैं ना, अब पता चल जाएगा बिहार में इनको। भला अपने को तेज बनते थे ना, अब पता चल जाएगा, देखना ना बिहार में कुछ नहीं होगा इनका। अरे मेरे भाई, में हमारा क्या होगा? जितना विधायक मंत्री बनकर शोहरत, नाम, पैसा हमको मिल सकता है, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से पहले से मिला हुआ है। जीतने हारने की चिंता किए बगैर ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है इस मिट्टी का कर्ज है। यहीं पर हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, 10,000 रुपए के नौकरी के लिए संघर्ष किए हैं, आज कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा ये फर्ज है कि मैं इस मिट्टी के लिए, इस राज्य के लिए कुछ करूं। अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा किसका हिम्मत पड़ेगा। और दूसरी बात समझिए, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही व्यक्ति को पड़ेगा। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया सफलता नहीं मिलेगी, तो 20 वर्ष के बाद ये और कठिन हो जाएगा, उसके 20 वर्ष के बाद और कठिन हो जाएगा। इसलिए अगर ये मौका आया है तो इसमें कंधा लगाइए। आपने कहा हम क्या कर सकते हैं? भाई, आपको मिट्टी नहीं कोड़ना है, आपको पैसा नहीं देना है, आपको लाठी डंडा नहीं चलाना है, आपको अपने जैसे 10 व्यक्ति को समझाना है कि तुम्हारे पास 30-35 साल से विकल्प नहीं होने की वजह से, जानते समझते हुए भी तुम और हम गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट दे रहे थे। अब एक मौका आया है, एक विकल्प बना है, सब लोग इसमें जुड़ो, कोई दाएं बाएं मत देखो, इस विकल्प को बनाओ, अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करो, इसी से रास्ता खुलेगा। इसलिए नहीं रास्ता खुलेगा कि जन स्वराज हमने बनाया है या हम दूसरे से ज्यादा विद्वान हैं, इसलिए खुलेगा कि हर दल यहाँ ये समझेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटा सकती है। अभी राधा मोहन जी ये जानते हैं कि हम काम करें या न करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लड़के कितना भी धरना दे दें, चुनाव जब होगा तो लोग यही कहेगा भाई लालू को तो दे नहीं सकते तो इन्हीं को दो। जिस दिन राधा मोहन जी ये जान जाएं कि कोई तीसरा भी विकल्प है, तो वहां एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ बैठकर आपका काम कराएंगे या आप हमसे लिख कर ले लीजिए, आपको किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। बिहार में सुधार का रास्ता है लोकतंत्र को जीवित करना। बिहार में लोकतंत्र मर गया है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इसलिए नया विकल्प बनाइए। अगर बन रहा है तो उसमें कंधा लगाइए। कंधा लगाने का मतलब बस इतना ही है कि कुछ मत कीजिए तो कम से कम 10 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को समझाइए। यहाँ बैठा हुआ 500 आदमी है, अगर 10-10 आदमी को भी समझाएगा तो 5000 आदमी समझ जाएगा।
5,000 आदमी समझेगा, वो 10-10 को समझाएगा तो 50,000 आदमी को समझा लेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को समझा रहे हैं, अपनी भाषा में समझा रहे हैं। हम तो किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी का नाली गली नहीं बना रहे हैं, किसी के लिए आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं कि भैया जगो, अपने बच्चों के लिए जगो, लोकतंत्र को जीवित करने के लिए जगो और एक नया विकल्प बनाओ ताकि सब पर दबाव रहे, जनसुराज पर भी दबाव रहे कि हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, काम नहीं करेंगे तो जनता राजद को, भाजपा को, जदयू को, किसी दूसरे को जगह जिता देगी। इस चीज को जीवित करने में आप योगदान कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कोई सुधारने वाला आने वाला नहीं है। कोई तमिलनाडु से, गुजरात से आकर इसको नहीं सुधारेगा। सुधारने का जिम्मा आपका, हमारा है। बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी सोनिया गांधी से बात नहीं किया होगा, मोदी जी से बात नहीं किया होगा कि भैया बिहार के लिए कुछ कीजिए। और ये भी नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं है कि बिहार का क्या दुर्दशा है। सबको पता है, दुनिया में सब आदमी जानता है बिहार में क्या दुर्दशा है। लेकिन हर आदमी यही कहता है कि बिहार में भैया इतना जाति है, वहां समाज ऐसा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, चलिए होने दीजिए जो हो रहा है। तो जिस बिहार को इस देश के सभी दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का है। क्योंकि आप बिहार को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते। कुछ लोग यहाँ पैसे वाले हैं, आप सोच रहे मेरा जिंदगी तो ठीक है चल रहा है, मेरा लड़का तो गया बाहर पढ़ने, बंगलोर, कोटा गया, IIT में है, MBA कर रहा है, वहां से जाएगा नौकरी पा लेगा। मेरे भाई, आपकी स्थिति आपको नहीं दिख रही है, आपकी स्थिति गरीब से भी ज्यादा खराब है। गरीब आदमी का लड़का तो पलायन करने गया, जब तक उसके शरीर में दम है बाहर मजदूरी करेगा, बूढ़ा होगा 50-55 की उम्र में वापस आएगा। जो पैसे वाले लोग हैं, अभी आप 18 घंटा मेहनत करके घर बना रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आपका लड़का एक बार पढ़ लिख कर बाहर गया तो जीवन में कभी अब वापस आने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में उसको कोई नौकरी, कोई व्यवस्था नहीं। और हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, और हमारे साथ इतने लोगों को मैं जानता हूं। हमारे बाबूजी भी कभी जीवन में एक दिन छुट्टी नहीं लिए, डॉक्टर थे, बड़ा बड़ा घर बनवाए हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन है। आज वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई बिहार में वापस नहीं है। और हम लोग हैं अगली पीढ़ी में, हमारा लड़का दिल्ली में बैठ के इस घर को, जमीन को बेचने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। उसको पता भी नहीं है कि कोनार कहाँ है, बक्सर कहाँ है, सासाराम कहाँ है। जो पैसा देगा वहीं से बेच देगा। तो जो लोग पैसे वाले हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि इस समाज को सुधारिए, वरना जो मेहनत करके जीवन भर आपने बनाया संजोया है, वो भी आपके बच्चे के हाथ नहीं लगने वाला है, वो भी आपके साथ बुढ़ापा में नहीं रहने वाला है। पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। अगर जहाज डूबेगा तो उस जहाज में बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा, कोई नहीं बचने वाला है। तो लोग समझ रहा है कि हम मोतिहारी में बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में हमारा लड़का पढ़ रहा है, हमारा तो बड़ा अच्छा चल रहा है, आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपका भ्रम है। फर्क इतना ही है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है, आपका बच्चा अंग्रेजी नौकरी करने जाएगा। जाना सबको है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था सुधारिए, सुधारने में कुछ योगदान कीजिए। खाली बात करने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। अगर कोई कुछ कर रहा है, उसके साथ जुड़ना होगा। लोगों की ताकत बनिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसका हौसला कमजोर मत कीजिए। कह भैया बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। अंधेरा कितना भी घना हो, किसी न किसी को दिया जलाना पड़ेगा, तभी अंधेरा कम होगा। खाली ये कहते रहिएगा कि अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, उससे सुधार नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हम जुड़े कैसे, भैया फोन कर लीजिए, जुड़ जाइए, इंटरनेट से जुड़ जाइए। कुछ नहीं है तो हम जहाँ हैं वहां आकर मिलकर जुड़ लीजिए। 2.5 साल से तो हम यहीं रह रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई ऑफिस नहीं। जब मन है आइए मिलिए। थोड़ा बहुत लाइन लगाना पड़ सकता है, धक्का खाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल जरूर लीजिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जरूर जाइएगा। बस बात इतना है कि आप कितने मजबूती से इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों से इतना ही आग्रह करेंगे कि जितनी भी समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बिहार में ऐसा नहीं जिसको मालूम न हो कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है।
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अब अच्छी नहीं है। सबको ये बात पता है। तो उन बातों का समय बीत गया। अब नई व्यवस्था बनाने के लिए सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़िए, इस अभियान में कंधा लगाइए। इसी आग्रह के साथ मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग आए प्रशांत किशोर जी को की बातों को सुने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे